हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग रियली ग्रेट। आज हम बात करने वाले हैं फॉरवर्ड पी के बारे में। इसमें हम दो पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, फॉरवर्ड पी प्लस करंट पी और उन दोनों का डिफरेंस। देन हम दो केस स्टडीज़ भी डिस्कस करेंगे इन द बी टू बी ज्वेलरी स्पेस। आरबीजेड ज्वेलर्स और स्काई गोल्ड, इन दोनों की वैल्यूएशंस में इतना डिफरेंस क्यों है। लाइक स्काई गोल्ड अभी करंट पी उसका है 27 और आरबीजेड का पी ऑलमोस्ट हाफ है, 14 से 15 की रेंज में। तो उसमें डिफरेंस इतना क्यों है, वैल्यूएशंस क्या होता है, मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग इंजन क्यों होता है। तो इन सभी क्वेरीज का आज आपको प्रॉपर आंसर इन दिस वीडियो मिल जाएगा। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड वन ऑफ माई फॉलोअर तोहिन भाई का ये क्वेरी था, तो मैंने सोचा कि इस पर क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो बना दिया जाए जिससे सभी को हेल्प मिले। सो लेट अस फाइनली स्टार्ट विद द फॉरवर्ड पी कैलकुलेशन। कैसे करा जाता है एंड व्हाट इज़ एक्चुअली द फॉरवर्ड पी क्या होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं कि भाई मार्केट क्या है, मार्केट और इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी। मार्केट में एक फॉरवर्ड लुकिंग इंजन होता है। फॉरवर्ड लुकिंग इंजन मतलब कि वो आगे का देखता है, आगे क्या होने वाला है, उसको पास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जेन्युइनली। और ये बात सच है, आप चाहे जहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देख लो। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो कंपनी लास्ट 2 से 3 साल में अच्छा करते आ रही, लेट से वो इस साल फाइनेंशियल 25 में FY25 में उसने अपना सेल्स ग्रो करा 50% 60% से, ठीक है। और पैट ग्रोथ भी अच्छा रहा, उनका जो नेट प्रॉफिट रहा वो 100% से ग्रो हो गया, अच्छा खासा ग्रोथ रहा। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो जो ग्रोथ है उसको वो आगे सस्टेन कर पाए, मतलब आने वाले साल में, अगले साल यानी कि फाइनेंशियल 26 में वही सेम ग्रोथ है, ऐसा ज़रूरी तो है नहीं। तो इसी चीज़ को आपको समझना होगा। तो इन्वेस्टर जो है वो क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स ना कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स पे बेट करते हैं, ना कि करंट प्रॉस्पेक्ट्स पे। अगर आप ये देखोगे, मैंने पीपीटी में यहाँ पर प्रॉपर नोट लिखा है इस पॉइंट को कि व्हाट द इन्वेस्टर्स फोकसेस ऑन इज दे बेट ऑन कंपनीज फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स नॉट करंट। मतलब कि कंपनी के जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, कंपनी आगे किस पेस से ग्रो करने वाली है, कंपनी की वैल्यूएशंस को कैलकुलेट करते हैं, वो होता है फॉरवर्ड लुकिंग इंजन का एक तरह से। मतलब अगर मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से बताऊं कि फॉरवर्ड लुकिंग मतलब क्या होता है। अब जैसे कि हम बात करेंगे, बहुत सी कंपनीज़ हैं लाइक मतलब इन द मेरे को अगर बात करूं डॉम्स है जैसे, तो डॉम्स अभी तक एक कितना परसेंट, 25-30% वाला ग्रोथ इंजन था, ठीक है, इन द फाइनेंशियल ईयर 25। बट फाइनेंशियल ईयर 26 की उन्होंने जो गाइडेंस दी, उन्होंने कहा हम 17 से 18% से ग्रो करेंगे, गाइडेंस कम कर दिया उन्होंने। अब मार्केट क्या फॉरवर्ड लुकिंग इंजन है, तो मार्केट ने उसके स्टॉक को बिल्कुल रिवॉर्ड नहीं करा। बट मैनेजमेंट उनका इतना अच्छा है कि Q1 में जब वो अभी उनके रिजल्ट्स आए, तो Q1 के जो रिजल्ट्स है उन्होंने उसमें अच्छा खासा आई गेस 20% के नॉर्थ का ग्रोथ दे दिया, तो फिर मार्केट ने उसे रिवॉर्ड कर दिया। वही सेम चीज़ है कि मार्केट क्या करता है, उसी को रिवॉर्ड करता है जो आगे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट जिसका जितना अच्छा होगा उसको उतना अच्छा मार्केट बैठ देगा। अब भाई स्काई गोल्ड और आरबीजेड का जो केस है हम उसको भी प्रॉपर डिस्कस करेंगे। एंड अगर मैं अभी बात करूँ तो वही चीज़ है कि होगा क्या, मतलब फॉरवर्ड लुकिंग इंजन की एक बार और थोड़ा सा हम अगर अच्छे से देखें, अ कंपनी परफॉर्मिंग वेल फाइनेंशियली इन FY25 और एनी सिंगल ईयर may not necessarily continue perform well in the following years, then will it attract investors? Absolutely no। होगा क्या भाई, अगर आप लास्ट ईयर तक अच्छे से ग्रो कर रहे थे, 50% 60% से ग्रो कर रहे थे, 50-60% से, बट आगे जाके आपका मैनेजमेंट आके कह रहा है कि अब हम कोई ग्रोथ नहीं करने वाले, 10-12% की ग्रोथ रहेगी हमारी, तो क्या मार्केट उसे अट्रैक्ट करेगी, इन्वेस्टर्स में मार्केट में जो स्टॉक का प्राइस है वो कंपनी की परफॉर्मेंस एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। मतलब कंपनी जैसा परफॉर्म करेगी वैसा उसका स्टॉक परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब कंपनी की परफॉर्मेंस आप आगे के जो जज करोगे, इन्वेस्टर्स उस बेसिस पे उस स्टॉक में पैसा लगाते हैं। और इन्वेस्टर जब भी इफ आई टॉक अबाउट कि होता क्या है कि आने वाले, मतलब मार्केट में मेन डिमांड और सप्लाई का गेम है, आपको समझना होगा। डिमांड और सप्लाई डिमांड कहाँ ज़्यादा बढ़ेगी, डिमांड वहाँ बढ़ेगी जो सबसे तेज़ी से ग्रो कर रहा होगा एट द फास्टेस्ट पेस इन इट सेक्टर, और उसकी वैल्यूएशंस भी बढ़िया होंगी, वहाँ पर डिमांड अच्छी बढ़ेगी। एंड इन द केस ऑफ, मतलब क्यों ही अगर आप लास्ट ईयर तक अच्छे से ग्रो कर रहे थे 50% 60%, एंड अब जाके आप बोलो केवल हम 10% से ग्रो करेंगे, देन आप अपने स्टॉक में इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट नहीं करने वाले हो। इन्वेस्टर्स कहाँ जाएंगे, अगेन वो ऐसे स्टॉक में जाएंगे जहाँ 50-60% की ग्रोथ होगी। सो द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, कि अगर आपका आने वाला परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होने वाला है, आपने गाइड कर दिया कि हम आगे कम पेस से ग्रो करेंगे, देन आपके स्टॉक की प्राइस को पनिश करा जाएगा एंड इन्वेस्टर्स उसमें डिमांड ज़्यादा क्रिएट नहीं होगी, तो स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ेगा, एज सिंपल एज दैट। तो आई थिंक कि आपको मार्केट इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग इंजन अच्छे से समझ आया होगा। एंड नाउ लेट अस मूव ऑन टू प्राइस टू इक्विटी रेशियो। करंट और करंट पी, मतलब पी रेशियो होता क्या है, आज हम समझेंगे फाइनली कि पी रेशियो क्या होता है।
तो पी रेशियो की अगर मैं बात करूँ, देन व्हाट इज पी रेशियो? प्राइस टू इक्विटी रेशियो इज द रेशियो ऑफ अ कंपनीज करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर टू इट्स अर्निंग पर शेयर ओवर द पास्ट 12 मंथ्स। मतलब कि कंपनी की जो अभी करंट शेयर प्राइस है डिवाइडेड बाय उसका जो पास्ट 12 मंथ्स का ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, मतलब हर शेयर पे उन्होंने कितना कमाया एक शेयर के लिए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जस्ट अ मिनट, इनकेस यहाँ पर अगर हम देखें, ये देखो जैसे इस फॉर्मूला में मैंने यहाँ पर लिखा है स्टॉक्स करंट प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन नेट प्रॉफिट, मतलब कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, विच बेसिकली मीन्स इज कि मैंने क्या करा कि भाई आप इंडिविजुअल लेवल पे जज कर रहे हो, इंडिविजुअल के आपने एक शेयर का प्राइस ले लिया और एक शेयर का ईपीएस ले लिया। मैंने क्या करा, कंपनी के सारे शेयर्स का प्राइस ले लिया, मतलब कि मार्केट कैप, और कंपनी के सारे शेयर्स का प्रॉफिट ले लिया मिला के, तो वो हो गया कंपनी का नेट प्रॉफिट, मतलब कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाई नेट प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उससे आप डिवाइड करोगे तो आपको कंपनी का करंट पी मिल जाएगा। और ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये होना चाहिए कब का, अभी लास्ट 12 मंथ्स का होना चाहिए, यानी कि 12 ट्रेलिंग मंथ्स का। एंड जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी अभी करंट का होना चाहिए, नहीं कि आप 4 साल पुराना मार्केट कैप यूज़ कर लो, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है करंट पी। अब करंट पी अगर मैं बात करूँ कि कुछ कंपनी का देखना चाहें अपन, अगर मैं यहाँ पर अपन चलते हैं एंड लेटेस्ट टाइप केन्स का अपन देखते हैं, चलो। तो केन्स का ये देखो, ये स्टॉक पी आ रहा है ना यहाँ पर 151, मतलब 48,074 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। एंड यहाँ पर ये देखो आप 12 ट्रेलिंग मंथ्स में इनका जो वो आ रहा है पैट, ये आ रहा है 317 करोड़। तो आप 48,000 को 317 करोड़ से डिवाइड करोगे तो आपको 151 मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 150 के रेंज में। तो ये आ जाएगा केन्स का करंट पी, ठीक है। अब लेकिन मैं ना करंट पी नहीं देखता, मैं तो देखता फॉरवर्ड पी। और फॉरवर्ड पी पता है स्टॉक का क्या है, 85 से 90 की रेंज में है। अब आप कहोगे कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए बिल्कुल हम आपको बताएंगे यहाँ पर करंट पी कैसे करना है। सो अब पहले तो हम ये समझेंगे कि फॉरवर्ड पी होता क्या है भाई। अब देखो, फॉरवर्ड पी बेसिकली is the ratio of a company's current market share price to its expected earnings per share over the next 12 months। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर, मतलब कंपनी का फॉरवर्ड पी रेशियो मेनली कंपनी का करंट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाई जो आने वाले नेक्स्ट 12 मंथ्स में ईपी उसका अर्निंग पर शेयर होने वाला है। अभी तक करंट पी में आप देख रहे थे पिछले 12 महीने का, इसमें आपको देखना है अगले 12 महीने का, क्योंकि मैंने क्या किया, मार्केट एज अ फॉरवर्ड लुकिंग इंजन, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपने पास्ट में कितना अच्छा परफॉर्म करा, उसे बिल्कुल फ़र्क पड़ता है कि आप आगे कैसा परफॉर्म करोगे। अगर आप कहते हो कि हम अभी 15% 20% से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अगले साल हम 40% से ग्रो करेंगे, आप देखना स्टॉक का प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि वो वहाँ से सस्ता हो जाएगा, मतलब वैल्यूएशन मैट्रिक वहाँ पर आ जाएगा, फॉरवर्ड भी उसका कम हो जाएगा, इसलिए ये मेन चीज़ है। तो अब आप यहाँ देखो कि फॉरवर्ड पी कैलकुलेट कैसे करना है कि भाई आपको करंट शेयर प्राइस लेना है और फॉरकास्टेड अर्निंग पर शेयर लेना है। इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट जो मैंने आपको उसमें फॉर्मूला बताया था इन द क्या कहते हैं करंट पी वाले में, कि टोटल मार्केट कैप ले लो और एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लो, अगले साल का नेट प्रॉफिट ले लो एक्सपेक्टेड, तो उससे आपका फॉरवर्ड पी कैलकुलेट हो जाएगा। इसको हम अच्छे से कैलकुलेट करना सीखेंगे विद द एग्जांपल ऑफ केस स्टडी, जस्ट अ मिनट। अभी हम एक डिफरेंस टेबल, ये बहुत ज़रूरी है ये देखना, तो डिफरेंस टेबल को हम देखें अगर, तो होता क्या, यहाँ देखो आप डिफरेंस, इन द डिफरेंस टेबल इनका जो करंट पी ही है, करंट पी और फॉरवर्ड पी, तो करंट पी का जो बेसिस होता है कैलकुलेशन वो होता है पास्ट 12 मंथ्स अर्निंग, वाइल फॉरवर्ड पी का होता है नेक्स्ट 12 मंथ्स अर्निंग। तो करंट पी पिछले 12 महीने, फॉरवर्ड पी अगले 12 महीने। फोकस मेन करंट पी का रहता है कि भाई ये हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करता है, एंड फॉरवर्ड पी फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल को दिखाता है। मार्केट व्यू लेस अलाइंड विद इन्वेस्टर डिसीजन मेकिंग सिंस मार्केट प्राइस इन फ्यूचर, देखो मैंने वही चीज़ यहाँ इंक्लूड कर रखी है कि मार्केट फ्यूचर में प्राइस करता है आपको, मार्केट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग इंजन, तो इसलिए वो फॉरवर्ड पी पे ज़्यादा फोकस करता है। एंड आपको करंट पी देखना बंद कर देना चाहिए, फॉरवर्ड पी ही देखना चाहिए। मैं कभी भी करंट पी नहीं देखता किसी स्टॉक का, हमेशा फॉरवर्ड पी ही देखता हूँ। अगर अवेलेबल ना हो तो फिर मेरे को करंट पी देखना पड़ता है, अवेलेबल मतलब कंपनी की कोई गाइडेंस ही ना हो तो फिर नहीं देख सकते अपन फॉरवर्ड पी को। मार्केट व्यू तो अपन ने देख लिया, ग्रोथ सिग्नल डज नॉट इंडिकेट ग्रोथ ट्रेंड्स क्लियरली, करंट पी ग्रोथ ट्रेंड्स को क्लियरली इंडिकेट नहीं करता। वाइल जो फॉरवर्ड पी है, शो इफ अर्निंग्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो और डिक्लाइन, ये दिखाता है कि अर्निंग्स ग्रो होने वाली है फिर डिक्लाइन होने वाली है। स्ट्रेटेजिक यूज हेल्पफुल फॉर कंपेयरिंग पास्ट वैल्यूएशंस और करंट पी, पास्ट वैल्यूएशंस, क्या करना पास्ट वैल्यूएशन कैलकुलेट करके, आगे पैसा कमाना ना तो आगे का देखेंगे बॉस। मोर रेलिवेंट फॉर फॉरकास्टिंग वैल्यूएशंस एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, तो ये जो फॉरवर्ड पी है वो एक्चुअली सेंस बनाता है कैलकुलेट करने में,
एंड आपको भी वही कैलकुलेट करना चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा केस ले रखा है हमने फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करने का, तो ये देखो समझते। इसमें क्या है कि भाई जो गाइडेंस है ना, गाइडेंस इज अ मस्ट हैव टू कैलकुलेट फॉरवर्ड पी। व्हाट हैव सेड इज कि गाइडेंस होना जरूरी है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर गाइडेंस क्या है, उसी हिसाब से आप फॉरवर्ड पी कैलकुलेट कर पाओगे। अब आपको करना क्या है कि कंपनी की आपको गाइडेंस मिल गई, गाइडेंस के हिसाब से आपको कंपनी का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना है फ्यूचर का, और उसको डिवाइड करना है मार्केट, उस करंट मार्केट कैप को डिवाइड करना है उस एक्सपेक्टेड पैट से, तो आपको मिल जाएगा फॉरवर्ड पी। एक हमने यहाँ पर केस ले रखा है करंट केस और फॉरवर्ड केस FY25 और FY26 एज पर गाइडेंस। ठीक, यहाँ पर हम अज्यूम कर देंगे कोई XYZ कंपनी है जिसका रेवेन्यू लास्ट ईयर FY25 में 100 रुपये था। ठीक है, अब 100 रुपये से उसका जो रेवेन्यू है जस्ट अ मिनट, तो 100 रुपये से जो इनका रेवेन्यू है, अब वो FY26 में कह रहे हैं कि हम 50% से ग्रो करेंगे, मतलब 100 रुपये से रेवेन्यू 150 हो जाएगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट इनका करेंट FY25 में 10 रुपये था। ठीक है, और अब जाके ये कह रहे हैं कि तो 10 रुपये इनका नेट प्रॉफिट था, तो इनके जो नेट प्रॉफिट मार्जिन निकला, पैट मार्जिन, वो भी 10% निकला। 10 रुपये मिल रहे हैं ना 100 रुपये में, मतलब 10% का पैट मार्जिन। ठीक है, अब इन्होंने जो गाइड करा था केवल रेवेन्यू पे गाइडेंस दिया। ठीक है, कि हमारा जो रेवेन्यू 50% से ग्रो करेगा तो 150 हो गया, पर इन्होंने पैट मार्जिन में कोई गाइडेंस नहीं दिया। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जो कंपनी का लास्ट ईयर का पैट मार्जिन होगा, FY25 का पैट मार्जिन 10% था, अपन ने यही एज्यूम कर लिया 10% एज्यूमिंग लास्ट ईयर, तो उस हिसाब से जो कंपनी का फ्यूचर नेट प्रॉफिट आ गया वो आ गया 15 रुपये। ठीक है, अब करेंट मार्केट कैप इस कंपनी का 500 रुपये, 500 पे आप करेंट पी देखोगे तो वो तो 50 का आएगा, 500/500 डिवाइडेड बाई 10। बट आप फॉरवर्ड पी अगर देखोगे तो इस कंपनी का 33 आ जाएगा। क्योंकि फॉरवर्ड पी इसलिए क्योंकि हमने कैलकुलेट कर लिया उनका फ्यूचर पैट, तो हमें फॉरवर्ड पी पता चल गया। जब भी कंपनी गाइडेंस ना दे पैट मार्जिन से रिलेटेड या फिर पैट से रिलेटेड, तो आपको यही करना पड़ेगा कि जो उन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस दिया है उसका परसेंटेज निकाल लो, पैट मार्जिन कैलकुलेट कर लो, पैट मार्जिन लास्ट ईयर के लिए उसका पैट निकाल लो फ्यूचर का और डिवाइड कर दो करंट मार्केट कैप से, तो आपको मिल जाएगा फॉरवर्ड पी। अब ये तो ठीक है, हमने समझ लिया, बट अब हम एक प्रॉपर कंपनी लेवल का केस समझते हैं। स्काई गोल्ड की बात करते हैं यहाँ पर आज हम। तो केस 1 मैंने लिया है स्काई गोल्ड का। स्काई गोल्ड का जो करंट पी है वो 27 से 28 की रेंज में है। ठीक है, इनका जो करंट पी 27 से 28 की रेंज में। अब हम इनका फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करेंगे। स्काई गोल्ड का जो मैनेजमेंट है उन्होंने FY26 के लिए गाइड करा 5,400 करोड़ का रेवेन्यू विद पैट मार्जिन ऑफ 4%। 5,400 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे और 4% का पैट मार्जिन करेंगे। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अगर मैं कैलकुलेशंस करूं, देन उनका जो एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट बन रहा है फ्यूचर का वो बन रहा है 5,400 इंटू 4%, मतलब कि 216 करोड़ का पैट बन रहा है। ठीक है, अब करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है स्काई गोल्ड का? 4,200 करोड़ का। तो फॉरवर्ड पी कैसे कैलकुलेट करते हैं? करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन मैं अपना जो एक्सपेक्टेड पैट है उससे। तो 4,200 करोड़ इनका कैपिटलाइजेशन है और 216 करोड़ इनका फ्यूचर एक्सपेक्टेड पैट है, डिवाइड करा तो हमें आया फॉरवर्ड पी 19 का। अभी करंट पी 28 है, 50% का डिफरेंस है यहाँ पर आप देखोगे देन ऑलमोस्ट। तो मतलब फॉरवर्ड पी 19 आ रहा है और करंट पी 28 है, तो इतना डिफरेंस है। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी ग्रो करने वाली है आने वाले फ्यूचर में। तो कंपनी क्या है? कंपनी इज़ अ 50 से 60% वाला ग्रोथ इंजन एट अराउंड 18 से 20 FY26 का पी। ठीक है, अब कंपनी ने एक साल के लिए गाइडेंस नहीं दी, यहाँ पर इन्होंने FY27 की भी गाइडेंस दी। और एंड एक चीज़ और मैं इंक्लूड कर दूँ, यहाँ पर ये हर साल अपनी गाइडेंस देते रहते हैं। मतलब व्हाट दे डू इज़ कि ये अपना क्या कहते हैं, जस्ट अ मिनट मैं अटैच कर देता हूँ। नो आई थिंक इट विल बी वेरी इजी। हाँ, तो इनका ना जैसे FY26 का इन्होंने गाइडेंस दिया फॉरवर्ड पी का, मतलब आई एम सॉरी FY27 का इन्होंने 7,600 करोड़ का गाइडेंस दिया विथ पैट मार्जिन ऑफ 4.5%। यहाँ पर पैट मार्जिन इंक्रीज होने वाले, पहले 4% थे अब 4.5% हो जाएंगे, तो पैट मार्जिन इंक्रीज हो जाएंगे। अब तो हमने एक्सपेक्टेड पैट निकाला कि भाई 7,600 करोड़ इंटू 4.5%। ठीक है, 4.5% करा तो फिर पैट कितना है? 342 करोड़ आया। अब अभी की जो वैल्यूएशन है वो 4,200 करोड़ है और कितना पैट आ रहा है? 342 करोड़। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे और हमें
फॉरवर्ड पी मिल जाएगा 12 का, मतलब कि द कंपनी इज अ 50 से 60% ग्रोथ इंजन एट अराउंड 11 से 13 का FY27 पी। तो आई गेस आपको अब समझ आ गया होगा कि फॉरवर्ड पी कैसे कैलकुलेट करते हैं और मैंने स्काई गोल्ड के केस में कैसे कैलकुलेट करा था। प्लस मैं आपको ये जो प्रेजेंटेशन मैंने डिज़ाइन करा है इसका भी लिंक अटैच कर दूंगा, सो आप इजीली चीज़ों को पढ़ पाओ एंड रिलेट कर पाओ। नाउ मूव ऑन टू वन ऑफ द इंटरेस्टिंग केस RBZ ज्वेलर्स। तो भाई RBZ ज्वेलर्स इज़ वन ऑफ द कंपनी जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और बहुत से रीज़न है उसके। अगर आपने मेरा प्रॉपर एनालिसिस ना देखा हो B2B कंपैरिजन वाला तो वो देखना ज़रूर, आई अटैच द लिंक। तो बट स्टिल अभी हम वैल्यूएशंस पे फोकस करते हैं। तो RBZ ज्वेलर्स का जो करंट पी है वो 15 है, ठीक है। अब हम इनका फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करते हैं। तो RBZ ज्वेलर्स का जो मैनेजमेंट है उन्होंने गाइड करा है 700 करोड़ का रेवेन्यू, ठीक है। What they have guided for is 700 करोड़ का रेवेन्यू विद पैट ऑफ 45 करोड़ इन FY26। इन्होंने तो पैट का भी गाइडेंस दे दिया भाई, मतलब सीधा सीधा इन्होंने कहा कि हम 700 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे और पैट 45 CR करेंगे इन FY26। मार्जिन वगैरह कुछ नहीं, सीधा गाइडेंस कि भाई हम तो इतना का पैट करेंगे, ठीक है। अच्छा और बढ़िया, जितना अगर ये कंपनी डायरेक्ट दे दी तो हमारे लिए फॉरवर्ड पी कैलकुलेशन बहुत ईजी बन जाता है। करेंट मार्केट कैप लो डिवाइड बाई फॉरवर्ड पी, वो जो उनका एक्सपेक्टेड पैट है वो कर दो तो फॉरवर्ड पी मिल जाएगा, कोई नो वरीज। देन फॉरवर्ड पी इनका क्या आ रहा है भाई, अभी इनका 570 करोड़ का मार्केट कैप है और 45 करोड़ का एक्सपेक्टेड इनकी फ्यूचर अर्निंग है, तो मतलब कि 13 का पी आ रहा है इस स्टॉक के लिए। अब कंपनी इज़ अ 30 से 35% वाला ग्रोथ इंजन अवेलेबल एट अराउंड 12 से 14 का FY26 का पी। इनका FY27 का क्या गाइडेंस है, 1000 करोड़ का, पैट करेंगे 55 करोड़, मतलब कि इनका जो फॉरवर्ड पी है वो आ रहा 10 का, ठीक है। 10 से 11 की रेंज में फॉरवर्ड पी आ रहा है। और बेसिकली कंपनी से 35% ग्रोथ इंजन एट अराउंड 10 का FY27 का फॉरवर्ड पी, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कहोगे, स्काई गोल्ड सस्ता है या फिर RBZ सस्ता है? और मतलब क्या आप किस में इन्वेस्ट करो? मतलब एक डिस्क्लेमर पहले मैं दे दूं कि आप ये वैल्यूएशन वाले को देख के स्काई गोल्ड में पैसा मत लगा देना, ना RBZ में पैसा लगा देना। आप एक बार अपनी रिसर्च खुद करो और प्रॉपर समझो कि आखिर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, कितना एलोकेशन करना है। सबकी अपनी अपनी डिफरेंट नीड्स होते हैं, उस हिसाब से आपको काम करना चाहिए। सो डू योर ओन रिसर्च बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें एक चीज़ देखना होगा सबसे पहले कि भाई अब हम ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन पे मूव करेंगे, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड जस्ट अ मिनट, मैं ना इसको की नोट या जस्ट ये स्काई गोल्ड कमांड्स अ हायर पी ऑफ 27। अब आप कहोगे कि यार स्काई गोल्ड जो है वो 27 का पी क्यों कमांड कर रहा है, और जो इसका RBZ ज्वेलर्स है इसी स्पेस में वो तो केवल 14-15 का पी कमांड कर रहा है। ऐसा रीज़न क्यों है, इसका पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि स्काई गोल्ड बिकॉज स्काई गोल्ड इज स्लेटेड टू ग्रो एट अ फास्टर पेस देन RBZ ज्वेलर्स। स्काई गोल्ड जो है वो ज़्यादा पेस से ग्रो करेगा इन फ्यूचर एज़ कम्पेयर टू RBZ ज्वेलर्स। जो जितना तेज़ी से आप ग्रो करोगे आपके पास उतना अच्छा वैल्यूएशन कमांड आप करोगे, उतनी अच्छी डिमांड आएगी। मेन खेल मैंने क्या कहा, सप्लाई और डिमांड का है। डिमांड कहाँ ज़्यादा है कि जो जितनी तेज़ी से दौड़ेगा, एक रेस की तरह समझो इसे। जो मतलब जो कार या फिर जो लेट्स से कि जो हॉर्स है, जो हॉर्स सबसे तेज़ी से दौड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे चेस करेंगे। एंड इन द केस ऑफ कंपनीज ऑल्सो, जो कंपनी सबसे तेज़ी से ग्रो करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें अपना पैसा लगाना चाहेंगे, उस कंपनी को चेस करेंगे, तो उसका वैल्यूएशन रिच साइड पे होगा। बट आपको अगर फॉरवर्ड वैल्यूएशन आप देखो करंट पी आप देखोगे, देन करंट पी में तो आपको लगेगा यार RBZ कितना सस्ता है, बढ़िया है। बट आप स्काई गोल्ड का अगर फॉरवर्ड वैल्यूएशन देखोगे 2 साल का, तब तो आपको दिखेगा कि यार ये तो 11 से 12 के पी पे, मतलब RBZ का जो वैल्यूएशन आ रहा उसी वैल्यूएशन पे हमें 50 से 60% वाला ग्रोथ इंजन मिल रहा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर रिटर्न्स अच्छे बन सकते हैं। आप अगर स्टॉक प्राइस भी देखोगे तो स्काई गोल्ड का जो प्राइस है वो लास्ट 1 ईयर में अच्छा अप्रिशिएट कर रहा है। अभी से कुछ टाइम से स्टॉक में करेक्शन है तो वो एक अलग चीज़ है, बट लेकिन अच्छा रिटर्न जनरेट करे। एंड स्टिल अगर करेक्शन हो भी गया उसके बाद भी अभी पॉजिटिव रिटर्न है लास्ट ईयर से। बट आप RBZ का देखोगे 50% से स्टॉक क्रैश कर गया है, स्टॉक प्राइस में इतना फॉल आया। तो वही चीज़ होता है ना, मार्केट एक फॉरवर्ड लुकिंग इंजन है, हमेशा ये चीज़ अपने दिमाग में रखो और फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करो। अब ऑब्जर्वेशन पूरा पढ़ लेते हैं, ये देखो आप
अब देखो होगा क्या, अगर आरबीजेड का जो मैनेजमेंट है वो आए Q2 की कॉन कॉल में और अपना जो गाइडेंस है वो इंक्रीज़ कर दे, स्काई गोल्ड की जो ग्रोथ गाइडेंस है उससे भी ज़्यादा कर दे, तो फिर जो पैसा है वो स्काई गोल्ड की जगह आरबीजेड में जाएगा, क्योंकि जो आरबीजेड का स्टॉक है उसमें डिमांड बढ़ जाएगी और स्काई गोल्ड के स्टॉक में डिमांड कम हो जाएगी। मतलब होगा क्या, अगर आरबीजेड आए और कहे कि नहीं स्काई गोल्ड ग्रो करता है 50% से, हम करेंगे 70% से या 65% से ऐसे ग्रो करेंगे और पेट मार्जिन एक्सपेंशन भी होगा, ऐसा ऐसा होगा, तो क्या होगा वो सस्ता बन जाएगा फॉरवर्ड पी के हिसाब से, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा पैसा फ्लो करने लगेगा। जो स्काई गोल्ड के इन्वेस्टर्स है वो धीरे धीरे आरबीजेड में अपना पैसा डालने लगेंगे अगर आरबीजेड प्रॉपर एग्जीक्यूट करता रहे, ऐसा होगा। ठीक है, फॉर आरबीजेड स्टॉक टू इंक्रीज स्टॉक प्राइस, आरबीजेड के स्टॉक की प्राइस को बढ़ने के लिए या फिर उसके लिए वेल्थ क्रिएट करने के लिए इट हैज़ टू ग्रो एट अ फास्टर पेस देन स्काई गोल्ड, और उसका सिंस इट्स बेस इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। अब स्काई गोल्ड का जो बेस है वो 5,000 करोड़, मतलब स्काई गोल्ड 2 साल बाद कितने का रेवेन्यू करेगा, 7,500 8,000 करोड़ का, और आपका आरबीजेड 1,000 करोड़ का, मतलब 8 गुना बड़ा है स्काई गोल्ड आपसे, उसके बावजूद वो आपसे इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, देन उस एंड स्टिल वो इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इसलिए ऑल्सो वो इट विल कमांड अ वैल्यूएशन, गुड वैल्यूएशन, और सिंस उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ज़्यादा है 50%, तो फिर वहाँ पर अच्छी वैल्यूएशन होंगे। अब देखो यू कैन ऑल्सो अवॉइड स्काई गोल्ड इफ यू गेट अ कंपनी इन द सेम सेक्टर विच इज ग्रोइंग हायर देन 50% एंड अवेलेबल एट लेस देन 20 FY26 फॉरवर्ड पी और 12 FY27 फॉरवर्ड पी। मतलब मेनली ये है कि अगर आपको ऐसा कोई कंपनी मिल जाए जो 50% से ज़्यादा से ग्रो कर रहा है इन द सेम स्पेस और 20 के पी से कम है या फिर 12 के पी से कम है, देन ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर दैट वन। सो आई थिंक कि अभी आपको समझ आया होगा प्रॉपरली कि आखिर फॉरवर्ड पी कैलकुलेशन क्या होता है, कैसे क्या चीज़ें कैलकुलेट करी जाती हैं। प्लस अब हम एक एग्जांपल ले लेंगे कि जैसे आरबीजेड का गाइडेंस वगैरह कैसे क्या पता करना है, तो ये देखो फ्यूचर पेट वगैरह कैसे क्या निकालना है, पता क्या करना है। तो जैसे ये देखो आप, मैं यहाँ पर आरबीजेड देखूँगा, ठीक है, आरबीजेड मैंने देखा, अब मैं इनके ट्रांसक्रिप्ट, इनके जो डॉक्यूमेंट सेक्शन पे आके कॉन्कॉल्स वाले पे आके इनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे चला गया, तो यहाँ पर हो सकता है मुझे मिले ना मिले, बट मेरे को श्योर है कि ट्रांसक्रिप्ट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इनके ट्रांसक्रिप्ट में आके आपको यहाँ पर Ctrl+F दबा के गाइडेंस पे क्लिक करना है। ठीक है, अब आप गाइडेंस पे देखोगे, देन यहाँ पर आपको ये देखो what they are saying is, यहाँ ये देखो अराउंड 45 करोड़ का एक करेंगे प्लस रेवेन्यू ऑफ 700 करोड़, इन्होंने ऐसा कहा कि 45 करोड़ का पैट करेंगे और 700 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहेगा। ठीक है, तो ये इनका था कि भाई ये 700 करोड़ का गाइडेंस पे FY उतने का पैट करेंगे, जस्ट मिनट की नोट्स, हाँ 45 करोड़ का पैट करेंगे। तो मेनली ये कि आपको कैसे पैट वगैरह पता करना है एक्सपेक्टेड, स्क्रीनर खोलो, कंपनी का नाम डालो, उनकी लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन या फिर कॉन कॉल्स पे जाओ और वहाँ गाइडेंस टाइप करो, आपको मिल जाएगा कि कंपनी का गाइडेंस क्या है। मैनेजमेंट की कमेंट्री पढ़ो, पूरा कॉन कॉल वगैरह पढ़ना शुरू करो, तभी जाके कुछ हो पाएगा वैल्यूएशंस वाले फेस में। तो आई गेस आपको समझ आया होगा। सो डू वॉच दिस, मतलब आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो उतना बेटर होगा, क्योंकि ये बहुत ही मतलब बहुत लोगों को नहीं पता फॉरवर्ड पी के बारे में। सो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड दैट्स ऑल फॉर दैट इज साइनिंग ऑफ राघव टिकरिया।